नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आखिर क्या हो गया है इस देश को? झूठी बातें, प्रधानमंत्री के झूठे नारे, बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया के। हमने अपनी तकनीक से जहाज बनाया है तेजस। बड़े बड़े किस्से तेजस के, और तेजस दुबई में क्रैश हो गया। 2024 में राजस्थान में क्रैश हो गया। अभय दुबे जी ने खुलासा किया कि तेजस कितना स्वदेशी था, कितना विदेशी था। झूठ देश के संग क्यों बोला जाता है? राफेल सौदे में दिवालिया कंपनी अनिल अंबानी को बीच में डाला डाला जाता है। दलाली के किस्से होते हैं, सब बात छुपा ली जाती है। और बिहार में नीतीश बाबू को पैदल कर दिया जाता है। अभय दुबे जी बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। आप चलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका बहुत बहुत अभय दुबे जी। मुझे बहुत दुख का दिन लग रहा है आज। भारत की वायुसेना पर, भारत की सर्विसेज पर, भारत की तकनीकी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं और पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाली स्थिति आई है। दुबई के एयर शो में तेजस विमान, जैसे मोदी जी कहते हैं, पूरी तरह से घरेलू बना हुआ भारत का निर्मित तेजस, वो क्रैश हो गया और बहुत दुखद तरीके से पायलट की मौत हो गई। मेरी पूरी तरह से संवेदना, पूरी तरह से श्रद्धांजलि उस पायलट के प्रति और परिवार के प्रति। बहुत दुखद हादसा हुआ, लेकिन बड़ा सवाल भी खड़े हो गए। जी 2024 में भी राजस्थान में तेजस क्रैश हो गया था, और ये दूसरी घटना दुबई में हुई जहां पूरी दुनिया के लोग मौजूद थे, एयर शो चल रहा था। इस विमान के गिरने की पूरी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। सवाल यह है कि क्या हम लोग एक अपनी तकनीक से एक ऐसा जहाज नहीं बना सकते जो 5 साल में एक बार भी क्रैश ना हो? 2024 में क्रैश हो गया, दुबई में क्रैश हो गया। राफेल के सौदे जब से हुए उस दिन से विवाद। राफेल के सौदे में प्रधानमंत्री जी ने उस शख्स को डाला, अनिल अंबानी को डाला, जो दिवालिया घोषित हो चुका था। बाद में पाकिस्तान के युद्ध के समय में पता चला कि राफेल की जो तकनीकी थी, पूरी तरह से फ्रांस ने हमको दी नहीं थी। राफेल का विवाद खत्म नहीं हुआ कि तेजस के गिरने की खबर ने भारत को फिर शर्मिंदा कर दिया। कर क्या रहे हैं हमारी सरकार, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारा पूरा तंत्र? क्या जहाज में तेजस में कमी थी? गिरा कैसे, क्रैश कैसे हुआ? और इसके गिरने के बाद भारत की साख पे क्या वाकई में सवाल खड़े हुए या नहीं हुए? आपका क्या मानना है जी? देखिए, मसला बहुत थोड़ा-सा जटिल है और मैं स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ और मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में आके पत्रकारिता की शुरुआत की थी, मैं बता रहा हूँ, ये 82 नाइन 1982, 83, 84 का जो अवधि थी। उस वक़्त से मैं इस सवाल के ऊपर तथ्य जमा कर कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग मैंने कई बार की है कि भारत अ मेन बैटल टैंक एमबीटी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा स्वदेशी, और दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलएस एलसीए बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया था। अच्छा, अब जब से ये नई सरकार आई है मोदी जी की, तब से इन लोगों ने कहना शुरू किया है कि हम लोगों ने एक तेजस नाम का विमान बना लिया है, जो कि भारत ही नहीं, दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट है, जिसे विकसित देशों में नहीं बनाया है, बल्कि विकसित देशों के बाहर किसी देश ने बनाया है। ये इनका दावा है। इस दावे की रोशनी में ये पूरा का पूरा जो विकसित भारत का इनका प्रपंच है, उसको उसको दिखाते हैं। अच्छा, अब है क्या कि तेजस के गिरने से जो नुकसान हुआ है वो तो अलग है। पहली बात तो मैं भी आपके साथ इस दुख में शरीक हूँ कि उसमें वायुसेना के एक पायलट की जान चली गई। दूसरे, मैं इस दुख में भी शरीक हूँ कि वायुसेना की प्रतिष्ठा को भी इससे धक्का लगा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन का पूरा उद्योग है, उस उद्योग की प्रतिष्ठा को इससे धक्का लगा है। लेकिन आप सोचिए, जिस विमान को ये पूर्ण स्वदेशी कहते हैं, वो उसकी पूर्ण स्वदेशी होने की असलियत क्या है? ये ये बात सही है, विमान भारत में बना है, लेकिन भारत में तो बहुत सी चीजें बनती हैं। भारत में तो एप्पल का जो वो है वो भी बनता है, बहुत सी चीजें भारत में बनती हैं। तो क्या वो भारत द्वारा बनी हुई मानी जाएंगी, स्वदेशी मानी जाएंगी? एक चीज होती है, इसको कहते हैं पेचकश टेक्नोलॉजी, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। इधर उधर दुनिया से आप तमाम कल पुर्जे मंगाओ और उन कल पुर्जों को जोड़ के जो है वो एक चीज भारत के अंदर बना दो, और अगर उसमें से कुछ हिस्से पूरी तरह भारत में ही बने हुए हों, तो आपको और भी मौका मिल जाता है इसका दावा करने का कि ये भारत में बना है। अब आप एक एक करके सुनिए।
तेजस के पूर्ण स्वदेशी होने का रहस्य क्या है? तेजस का जो एयर फ्रेम है, जिसमें कंपोजिट विंग्स होते हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बना है। उसको आप कह सकते हैं कि ये स्वदेशी है। इसी तरीके से फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है, वो एडीए ने विकसित किया है, भारतीय संस्थान है, उसको आप कह सकते हैं कि स्वदेशी है। इसका जो मल्टी मोड रडार है, वो भी भारत के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर कुछ कंप्यूटर के डिस्प्ले संबंधित कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो भी भारत के बने हुए हैं। इसका जो ईडब्ल्यू सूट है, वो भारत का बना हुआ है। इसका जो लैंडिंग गियर है, कुछ एग्जीक्यूटर हैं, कुछ और छोटे-छोटे हिस्से जो हैं, हाइड्रोलिक हिस्से वगैरह हैं, वो भारत के बने हुए हैं। अब आप बताइए, ये तो बहुत ऐसी चीजें हो गई जो कि असली चीज होती है विमान की इंजन। ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास एक कार है, मतलब जो है आप कह रहे कार में हमारे ये फीचर्स हैं, मतलब लेकिन इंजन क्या है? मुख्य तौर पे तो आप कार इंजन को देख के खरीदते हैं ना। तेजस का पूरा का इंजन जो GE-F404 IN-20 है, इसको MK1 बोलते हैं, और एक दूसरा इंजन है GE-F414 INS-6 बोलते हैं, इसको MK1A बोलते हैं। वो पूरी की पूरी तरीके से अमेरिका से आयातित है। पूरा का पूरा इंजन जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है। इसके बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण एवियोनिक्स जो आइटम है, जैसे कुछ सेंसर हैं, कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से मंगवाए गए हैं। जो मिसाइल वार्निंग सिस्टम है, RWR कंपोनेंट्स हैं, वो भी इजराइल से मंगवाए गए हैं। इसकी जो कैनोपी है वो फ्रांस से मंगवाई गई है। इसका ईंधन प्रॉब, इसके टायर, बेयरिंग्स, कई छोटे छोटे हिस्से बाहर से मंगवाए गए हैं। ये आप कह सकते हैं कि इसका एक हिस्सा स्वदेशी है, बाकी इंजन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, बिना इंजन के तो कुछ भी नहीं है भाई। किसी भी व्हीकल में, किसी भी वाहन में, चाहे वो जमीन पे चलने वाला हो, चाहे पानी में चलने वाला हो, चाहे हवा में उड़ने वाला हो, बिना इंजन के तो कुछ है ही नहीं ना। तो इंजन ही उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, वही सबसे ज्यादा महंगा होता है, वही इनका पूरा का पूरा अमेरिका से आयातित है। ये इनकी स्थिति है। अब इस चीज को ये लगातार कह रहे हैं स्वदेशी है, स्वदेशी है, स्वदेशी है। अब आपने हिंदुस्तान में बने हुए कुछ कलपुर्जों और इंजन, विदेश से मंगाए गए इंजन और कुछ महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को मिला के भारत के अंदर एक विमान बनाया। आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है, जो आपकी प्रौद्योगिकी क्षमता है, वो कितनी कमजोर है इसका अंदाजा लगाइए। उसको भी आप ठीक से नहीं बना पाए। वो भी एक बार अभी राजस्थान में क्रैश होगा, जब राजस्थान में क्रैश हुआ होगा तो क्रैश रिपोर्ट मिली होगी, उसकी जांच की गई होगी। जैसे इस बार जब क्रैश हुआ तो वायुसेना ने उसका एक कोर्ट बैठाया है जांच के लिए। उस वक्त भी वायुसेना ने कोर्ट बैठाया होगा जांच के लिए उसकी, मुझे याद नहीं है उस वक्त की बात, चर्चा तब भी हुई थी काफी। कोर्ट बैठाया होगा, उसकी कोई रिपोर्ट आई होगी। क्या वो विमान वो तेजस जो क्रैश हुआ था और इतने साल बाद ये तेजस जो क्रैश हुआ है, इसके बीच में कुछ सुधार हुआ? आपने उसको कुछ बेहतर बनाया उसको, या वही था इसको दोबारा उड़ा दिया गया? वहां पर बताया जाता है कि इसकी 600 करोड़ रुपए कीमत है एक विमान की, 600 करोड़ रुपीज इस विमान की। आप सोचिए कि जिस एयर शो में ये लोग गए थे, जहां दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आई हुई थी, अपना अपना एयर शो कर रही थी, क्या उन लोगों को पता नहीं होगा कि इस तेजस का रहस्य क्या है? क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह हैं क्या, जिनका काम केवल ये प्रचार करते रहना है कि ये पूर्ण स्वदेशी विमान है? सवाल स्वदेशी और विदेशी का नहीं है। सवाल यह है कि जो दुनिया के डिफेंस मार्केट में जब अपनी चीज आप बेचना चाहते हैं, वहां पहुंचा रहे हैं, तो उस चीज की क्वालिटी क्या है? लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने भारत में बनाया है, कि आपने अमेरिका से इंपोर्ट किया है, आपने कहां से इसका गियर लिया है, कहां से इंजन लिया है, कहां से मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छी और बेहतर चीज बना रहे हैं तो आपकी चीज बाजार में बिकेगी। लोग उसको, जो आप कीमत मांग रहे हैं और जो चीज की क्वालिटी है, जिसके वहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो देख के तय करेंगे। फिर उन लोगों की आंखों के सामने वो विमान गिर पड़ता है जिसकी रिपोर्ट पहले से है कि पहले भी एक बार गिर चुका है। ये भी उन्हें पता होगा, सब कुछ पता होगा उन्हें। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने उस चीज की ठीक से जांच नहीं की, भेजने से पहले सुनिश्चित नहीं किया, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, कितना बड़ा अपमान हुआ। और जो ये जो पूरा पूरा प्रपंच रचा हुआ है ना कि विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, ये तेजस विमान नहीं ढहा है, मतलब इनका विकसित भारत का प्रपंच ढह गया है। ये स्थिति है इसकी। अब कितना भी इसके ऊपर बताया, मैं इसमें बहुत सारी आपको जानकारियां दे सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें बहुत ही तकनीकी किस्म की हैं। आप किसी भी
अच्छे किसी वायुसेना के पूर्व अधिकारी से पूछ लीजिए, व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से कोई नहीं कहेगा हम लोगों की तरीके से। आप पूछ लीजिए, वो सब लोग बताएंगे कि ये पूरा का पूरा मामला जो है कि भारत में ये चीजें बनती हैं, भारत में ये चीजें बनती हैं, ये पूरे जो दावे किए जाते हैं, ये इन तमाम दावों की अगर आप जांच करें तो हर दावा जो है, हर दावे के पीछे एक पोल आपको मिलेगी। लिबर्टी कह रहे हैं, मुझे बस 2 मिनट का एक किस्सा याद आ गया कि एक बार एक घड़ी बनाई गई, साधारण घड़ी थी, और एक कंपटीशन रखा गया कि हर देश का व्यक्ति इसमें कोई तकनीकी जो जो उस देश की क्वालिटी होगी वो उसको उपलब्ध कराएगा और देखेंगे कौन देश बढ़िया है। अमेरिका का नंबर आया, अमेरिका ने कहा कि बस ये घड़ी को सूरज के एंगल की तरफ दिखा दीजिए, 1 सेकंड के अंदर ये चार्ज हो जाएगी। लोगों ने वाह क्या बात है। चीन का नंबर आया, उन्होंने कहा कि अंधेरे में भी चाहे सूरज हो चाहे चांद हो, इधर दिखा दीजिए, हम ये एक पुर्जा डाल लें, ये चार्ज हो जाएगी। लोगों ने कही तो कमाल की क्रांति हो गई। जापान का नंबर आया, उन्होंने कहा बस हाथ में पहन लीजिए, दिमाग क्या कह रहा है ये बता देगा। लोगों ने कहा यार तो क्या गजब की क्रांति कर रहा है। भारत का नंबर आया, भारत ने कहा घड़ी हाथ में ली और मेड इन इंडिया का मोहर लगा दी, बोले देखिए तकनीक तो हमारी है। तो अपने यहाँ जो आपने कहानी बताई, उस कहानी का भाव यही था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे भाई कुनबा जोड़ना है जोड़ो। आप इस बात पर सोचिए कि भारत के बारे में तमाम दुनिया के लोगों का कहना है कि हैवी मैन्युफैक्चरिंग की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो लाइट मैन्युफैक्चरिंग होती है दुनिया में, ऐसा बहुत सारा सामान है जो हल्का सामान होता है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला सामान होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, भारत उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नहीं जाना जाता। चीन में जो आर्थिक कमाल हुआ है, उस आर्थिक कमाल के केंद्र में लाइट मैन्युफैक्चरिंग की रिवोल्यूशन है। उन्होंने दुनिया की तमाम छोटी मोटी चीजों के लिए अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल दिया है। जेट फाइटर बनाना, लड़ाकू विमान बनाना बहुत बड़ी बात है। ये लोग करना ही क्या चाहते हैं कि ये लोग बाकी तो कुछ बुनियाद तो अपनी, वो ये चाहते हैं कि बिना बुनियाद तैयार किए हुए एक शिखर बना दिया जाए। आप सोच सकते हैं ऐसे विमान, ऐसे भवन की तरफ जिसकी बुनियाद ना तैयार की गई हो, लेकिन उसको बना के खड़ा कर दिया गया हो खूबसूरत गुंबद बना के, तो वो तो एक दिन ढह ही जाएगा। अगर आप आधार तैयार नहीं करेंगे मजबूत, और उसके ऊपर आपने एक आपने ढांचा खड़ा कर दिया जो बहुत खूबसूरत सा ढांचा है, भले आप उसको कोई भी नाम दे दें, वो नाम तो भरभरा के गिर जाएगा उसमें। ठीक बात है। यानी आप जेट फाइटर बनाना चाहते हैं, इससे पहले जो हल्का डिफेंस का सामान है, मतलब आप भारत को हल्के डिफेंस के सामान के मैन्युफैक्चरिंग का हब बना देते, वो एक बड़ी जबरदस्त क्रांति आप कर देते उसमें। उसके अंदर सारी दुनिया भारतीय सामान खरीदती और अपनी फौजों में इस्तेमाल करती। आप सोचिए क्या अच्छा होता, क्या जलवा होता। भारत में राइफलें बनती हैं, भारत की सेना भारत की बनाई हुई राइफलें इस्तेमाल करती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से भारत में राइफलें बनती हैं। लेकिन क्या भारत की बनाई हुई राइफलें दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं? क्या भारत के बनाए हुए तोप के गोले दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं? मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। अब इन्होंने राफेल का सौदा किया था। राफेल का सौदा करने के बाद में इन्हें पता चला कि राफेल ने बहुत सारे चीजें जो हैं उनका रहस्य इनको नहीं बताया है। इसी तरह अमेरिका इन्हें अपना जो विमान देना चाहता है, जो बहुत ही महंगा विमान है, अमेरिका कहता है कि हम आपको ये सब उसकी बाकी चीजें नहीं देंगे आप। और इनके पास इतनी ताकत है नहीं कि अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के ले लें, फ्रांस के ऊपर दबाव डाल के ले लें। फ्रांस के साथ तो इनका बहुत राफेल के सवाल में बहुत झगड़ा हुआ है। यहाँ पे जो राफेल गिरे हैं या गिरा है, मैं नहीं जानता हूँ एक गिरा है कि 2 गिरे हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक विमान गिरा है, वो तो हमारे सीडीएस ने भी माना है उसमें है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसके बारे में जो राफेल बनाने वाली कंपनी है दसों, उससे भारतीय वायुसेना का बहुत झगड़ा चल रहा है। दसों कहना है कि भाई हम जांच करेंगे, अपने आदमी भेजेंगे, हम जो पता अपना जांचकर्ता भेजेंगे जो पता लगाएंगे कि आपके जो पायलट हैं वो पूरी तरह दक्ष थे कि नहीं इस विमान को चलाने में। हम जांच करेंगे कि आपने उसका मेंटेनेंस ठीक किया था, रखरखाव ठीक किया था कि नहीं किया था। तो जैसे ही राफेल दसों ने ये घोषणा की, वैसे ही वायुसेना ने उनसे मना कर दिया कि नहीं, आपकी हम किसी भी टीम को नहीं आने देंगे यहाँ पर। अगर इनके काम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, उनकी टीम के आने की क्या इनको दिक्कत थी?
तो बहुत सारा मामला ऐसा है जिसमें हमेशा इनके कामों पे संदेह होता है। ये लोग अपनी कमियां छुपाते हैं, जो खूबी नहीं होती है उसको खूबी बना के पेश करते हैं, फिर उसकी पोल खुल जाती है। पिक्चर भी आ गई थी तेजस की, तस्वीर भी याद होगी, हमारे विश्व गुरु माननीय महामहिम, हमारे सब कुछ मोदी जी हेलमेट लेकर तेजस से उतरते हुए, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर, चौराहे पर वो प्रधानमंत्री जी की फोटो, वो जो यूनिफॉर्म थी कि तेजस से में बैठने वाले जेट किसी फाइटर प्लेन की वजह से पायलट उतरता है, मोदी जी उस यूनिफॉर्म में थे, हेलमेट हाथ में था। वो तस्वीरें गोदी मीडिया आज क्यों नहीं दिखा रहा तेजस वाली? उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही कि इसीलिए महामानव नहीं हो जी रही ने क्योंकि आप उसे गोदी मीडिया कह रहे हैं। हैं? अगर वहां पे तेजस का ठीक से प्रदर्शन हो जाता और उसमें 4 5 6 या 1 दर्जन तेजस का ऑर्डर मिल जाता है इनको ना, अगर आप सोचिए क्या होता, अगर इनको 1 दर्जन तेजस का ऑर्डर मिल जाता तो कल के अखबार भरे होते इस पे कि भारत ने वहां पे बहुत बड़ा सिक्सर मारा है, और ये खुशी की बात भी होती, मैं तो ये कह रहा हूं। हाँ, अच्छी बात इसमें थी, कोई गर्व की इतना बात होती, इतना अच्छी इतना बात इसमें है, कोई, बिल्कुल सही बात मुझे इसमें कोई शक नहीं। अगर भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का बहुत बड़ा ठिकाना बनता है, भारत की फैक्ट्रियों में एक बहुत गर्व की बात होगी अगर भारत की फैक्ट्रियों में फाइटर जेट बनने लगे। देखिए, जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, ये सब लोग जो देश हैं, इन देशों को छोड़कर, जर्मनी है, इन देशों को छोड़कर कहीं भी फाइटर जेट नहीं बनते हैं। फाइटर जेट बमुश्किल तमाम आधा दर्जन देशों में बनते हैं देश, वहीं से सारी दुनिया में बेचे जाते हैं। अगर भारत फाइटर जेट बनाने लगे ना, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन अब है। ये अगर इस बात को सच्चाई के साथ करें, मेहनत के साथ करें, पहले एक आधार बनाएं, उसके बाद करें। ये मोदी जी किसी चीज का आधार तो बनाना नहीं चाहते। भारत की ट्रेनें ठीक हो और बुलेट ट्रेन चल जाए, ये भी वही है हाँ, बिल्कुल सही, बात, कि बिल्कुल भारत बिल्कुल सही में बात। जिन ट्रेनों में हम और आप चलते हैं, वो ट्रेनें बढ़िया हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलेट ट्रेन चल जाए। अभी भी इनकी तस्वीर आई थी कि बुलेट ट्रेन चलाने वाले इंजीनियरों के सामने मोदी जी बैठे हुए हैं, वही लगा के हैट लगा के बैठे हुए उनके साथ बातें कर रहे हैं। 11 साढ़े 11 साल हो गए सत्ता में, 11.5 साल से बुलेट ट्रेन बन रही है हिंदुस्तान में, बना नहीं पा रहे हैं, तब भी बुलेट ट्रेन का मामला चल रहा है। कोई मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता जानते क्या है आपकी? उनकी सफलता ये है कि उनसे जवाब तलबी नहीं हो पाती। हाँ, असली बात यही है। मैं बता रहा हूं, मोदी जी की एकमात्र सफलता है, इसमें 100% उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उनसे कोई जवाब तलबी ना हो पाए। होती भी नहीं है। और अगर थोड़ी बड़ी कमजोर सी आवाज हम लोगों की है जवाब तलबी करने वालों की, तो हम लोगों की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, कोई परख ही नहीं है, आप अल्लाह सोचिए, परेशान, पूरे देश का मीडिया परेशान। एक साथ उनसे जवाब तलबी करे किसी सवाल के ऊपर, तो इन लोगों की क्या हालत होगी? ठीक बात है, हम जैसे लोग करते हैं तो परेशान और करते हैं, कभी ये जांच, कभी वो जांच, कभी चैनल ही बंद। आज मैं 4 PM मिडिल ईस्ट की टीम थी दुबई में आज, बता रहे थे बहुत सारे भारतीय थे, बहुत उनको निराशा हुई। हमारी टीम 4 PM मिडिल ईस्ट, चूंकि बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत लोग दुखी थे इस घटना के बाद। खैर, मतलब क्या किया नहीं, जाए, विंग दुखी हम लोग कमांडर। भी हैं। देखिए, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत प्रसन्नता पूर्वक ये सब हाँ, आलोचना कर बुरा रहा तो हूँ। लगता ही है अपने देश की साख खराब हो। अच्छा, मैं अगर मोदी जी कहते नहीं नहीं आप इसको स्वदेशी मान लीजिए, मैं मानने को तैयार हूँ। मैंने मान लिया, हाँ, चलिए ठीक है। स्वदेशी था। मोदी जी हाँ, कह रहे हैं इसको पूर्ण स्वदेशी मानो, मैं पूर्ण स्वदेशी मानने को भी तैयार हूँ। हाँ, आप ठीक, भी तो मान जाएंगे गिरे तो तो ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये है कि ये जो चीज पूर्ण स्वदेशी कहकर हमें थमाई गई, जिसका पूर्ण स्वदेशी कहकर प्रचार किया गया, वो बार बार नाकाम हो रही है, और आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, पूरे देश की बेइज्जती करा रहे हैं। सही बात है, कोई सवाल, हाँ, कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल ठीक बात हाँ। है, एकदम सहमत हूँ। थोड़ी-सी बात राजनीति की कर ली जाए। नीतीश बाबू पैदल हो गए, मुख्यमंत्री हैं। गृह विभाग सम्राट चौधरी, एक इतना विवादित नेता जिसकी डिग्री पे विवाद, जिसके संपत्ति पे विवाद, उसको गृह विभाग, यानी पुलिस को जिसको गिरफ्तार करना चाहिए फर्जीवाड़े में, अब उसको पुलिस सैल्यूट करेगी। नीतीश बाबू को पैदल करने की पहली चाल कामयाब हो गई, गृह मंत्रालय 20 साल बाद हट गया। ये आगाज है, ये संकेत है कि आने वाले दिनों में नीतीश की हालत क्या होने वाली है। और नीतीश मान क्यों गए? केवल मुख्यमंत्री पद से मान गए? गृह देखिए, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं तो क्या है? बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 50 साल से बिहार की राजनीति पे निगाह डाल रहे हैं, जब चुनाव परिणाम आए तो उन्होंने पहली बात कही कि अब बिहार बीजेपी का हो गया। एक लाइन में उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी का हो गया। हम लोग ये लगातार कयास लगा रहे थे कि भाजपा जो है वो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, लेकिन अब आप देखिए, अब निकल के आ रहा है कि सौदा क्या हुआ होगा।
आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, बाकी सरकार पूरी तरीके से हमारे कब्जे में होगी। भाई किसी राज्य सरकार के पास विदेश मंत्रालय तो होता नहीं है, ठीक बात है, सही बात है। रक्षा मंत्रालय तो होता नहीं है किसी राज्य सरकार के पास में। सबसे बड़ा मंत्रालय तो गृह मंत्रालय होता है और वित्त मंत्रालय होता है। सम्राट चौधरी पिछली बार वित्त मंत्री थे, इस बार वो गृह मंत्री हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है बिल्कुल कि इस वक्त नीतीश कुमार की जो प्रतिष्ठा है जनता की निगाह में, उस प्रतिष्ठा का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोहन कर रही है। और नीतीश कुमार ने, पहले लग रहा था नीतीश कुमार अड़ेंगे गृह मंत्रालय के लिए, इस प्रकार की चर्चाएं भी हो रही थी। अब वो सब बात खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ देना मान लिया है और सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री हो गए हैं। और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री वो पहले से ही हैं। गृह मंत्री देखा जाए तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर होता है। अब एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, इसका नाम है सम्राट चौधरी। एक डिजूरी चीफ मिनिस्टर है, इसका नाम है नीतीश कुमार। एक औपचारिक मुख्यमंत्री है, इनका नाम है नीतीश कुमार। और एक अनौपचारिक मुख्यमंत्री है लेकिन वास्तविक मुख्यमंत्री है, उसका नाम है सम्राट चौधरी। ये बिहार की स्थिति है। नीतीश मान क्यों गए, इतना सरेंडर क्यों कर दिया नीतीश ने? क्योंकि उनको लगता है मुख्यमंत्री बनना ही सब कुछ है। भाई नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री बनना ही सब कुछ है। ये तो उनकी बहुत पुरानी समस्या है उनकी। लेकिन राजनीतिक रूप से तो ये नीतीश कुमार चाहते, संजय जी चाहते तो इस बार अड़ सकते थे। देखिए उनकी प्रतिष्ठा जो है, उस प्रतिष्ठा की दम पर, उस प्रतिष्ठा से एनडीए को बहुत फायदा हुआ। एनडीए में एकमात्र नेता था जिसकी जनता के बीच में कोई साख थी, कोई प्रतिष्ठा थी, जिसके नाम पे लोग वोट देना चाहते थे, और मिले भी इनके नाम पे वोट। ठीक बात। लेकिन देखिए अंततः ये हाल हुआ। बीजेपी ने अपने मन की सरकार बनाई है। और जो सबसे ज्यादा दागी किस्म के जो मंत्री थे, आप सोचिए, दिलीप जायसवाल, हत्या का आरोप है। स्वयं अपने ही भाषा, उनकी अपनी भाषा में कहें तो वो गालियों की डिक्शनरी बना सकते हैं। सम्राट चौधरी, जिनकी डिग्रियों की अगर चर्चा हम लोग करने बैठ जाएं तो 2-3 कार्यक्रम लगातार धारावाहिक रूप से करने पड़ेंगे, तब डिग्रियों की चर्चा उनकी पूरी हो पाएगी। जो खुद ही अपने मुंह से कह चुके हैं कि वो इतना गाली दिया कि सारे गाली देने वाले के रूप में बिहार में उनका नाम मशहूर हो गया। ऐसे तो लोग हैं ये। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो है, कोई फर्क नहीं है किसी को कि कोई दागी है, किसी पे डिग्री का विवाद है, किसी पे संपत्ति विवाद है, लेकिन नवरत्न है, सब राजा के दरबार में सजे हुए हैं। राजनीति इसी का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।